Recording in progress. हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? माय वॉइस इज ऑडिबल, द स्क्रीन इज विजिबल। हेलो एवरीवन, जय हिंद। एक नंबर शानदार, प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है भाई। एवरीथिंग इज परफेक्ट। ओके, नाइस नाइस, ग्रेट। हाँ, आपके एलएन प्लस के अकाउंट पर एक मॉक टेस्ट का लिंक आया होगा, जो कि लिंक 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक अवेलेबल रहेगा। ये मॉक टेस्ट कोई नया टेस्ट नहीं है। मैंने आप लोगों को जो सैंपल पेपर प्रोवाइड किया था, आपने देखा होगा लास्ट। अगर आप अपना हैंडआउट सेक्शन चेक करें, जिन लोगों को नहीं मिला है वो अपना हैंडआउट सेक्शन चेक कर सकते हैं। 2 जून को जहां पे मैंने फिजिक्स का हैंडआउट सेक्शन शेयर किया है, मैंने वहीं पर आपको सैंपल पेपर भी शेयर किया था। तो ये जो मॉक टेस्ट है, ये कोई नया टेस्ट नहीं है, ये वही आपका सैंपल पेपर है। ठीक है। हाँ, अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ आपको, जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अभी आप चैट वगैरह ना करें, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से मेरी बातों को सुन। हाँ, देखिए, ये जो आपको सैंपल पेपर दिया गया है, वैसे तो मैंने आप लोगों को याद होगा एक पीडीएफ में कुछ लिख करके भी भेजा था। ये जो सैंपल पेपर आपको दिया गया है बेटा, ये जो सैंपल पेपर है, इट इज जस्ट फॉर अ रेफरेंस, कि आपको आइडिया लगे कि पेपर किस तरीके के होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको संडे का जो पेपर होने वाला है वो एज इट इज सेम आएगा। ठीक है, एज इट इज सेम, या हम कह सकते हैं उसका पैटर्न एज इट इज सेम रहेगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इट्स जस्ट अ सैंपल पेपर। और ऐसा भी नहीं है कि एज इट इज सेम इसी पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर, जो हमारा संडे को पेपर होगा वो इससे टफ होगा या इससे इजी होगा। वी कांट कमेंट ऑन इट। ठीक है, हम इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये पेपर आपका किसी भी तरीके का हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया गया है। मुझे उम्मीद है काफी सारे स्टूडेंट डेफिनेटली सैंपल पेपर अटेम्प्ट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने सैंपल पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है, वो मेरी बात ध्यान से सुने। ठीक है, जिन लोगों ने सैंपल पेपर नहीं अटेम्प्ट किया है, प्रॉपर टाइम लगा करके 3 घंटे की सिटिंग पोजीशन में बैठ करके, अगर आप लगातार 3 घंटे नहीं बैठना चाहते तो आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बैठ करके इस सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करें। इट इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, मार्किंग स्कीम भी डेफिनेटली डिफरेंट हो सकती है। अब ध्यान से सुनना, जो आपका पेपर होगा उस पेपर में क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? आई एम ऑडिबल? ओके, ठीक, ठीक है, परफेक्ट, सब कुछ ऑडिबल है। मेरी बात ध्यान से सुने। ठीक है, सैंपल पेपर, हाँ, आपका जो फाइनल पेपर होगा उसकी मार्किंग स्कीम भी डिफरेंट हो सकती है। अलग अलग तरीके के इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं आपके, सिंगल करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं।
और बहुत न्यूमेरिकल टाइप, मैच द कॉलम, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है। जैसा कि हमें नहीं पता होता कि एडवांस का जो एग्जाम होगा उसमें किस तरीके की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बिल्कुल वैसा ही है। तो सबसे पहले आपको जब भी पेपर आप स्टार्ट करें, डेफिनेटली ये आपका पहला पेपर होगा, तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान, कि आप उसकी मार्किंग स्कीम को जरूर पढ़ लीजिएगा, कि मतलब किन क्वेश्चंस में सही होने पर कितने मिलेंगे, गलत होने पर कितनी नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग भी हुआ करती है। आई होप आपको नेगेटिव मार्किंग का मतलब पता होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता जैसा कि स्कूल में हुआ करता था कि चाहे आए या नहीं आए, चलन दो भैया, बजरंगबली का नाम लो और आगे बढ़ते जाओ। ऐसा नहीं होता। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उन पे आप टाइम वेस्ट ना करें और आप आगे बढ़ जाए। तो मार्किंग स्कीम बहुत सिंसियरली पढ़ लेना, क्योंकि मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि अरे सर हमने तो मार्किंग स्कीम नहीं पढ़ी, हमने तो सारे अटेम्प्ट कर दिए। अब आपको जो क्वेश्चंस नहीं भी आते और वो भी आपने अटेम्प्ट कर दिए और पता चला कि वहां पे मार्किंग स्कीम थी कि सही हुआ तो +3 और गलत हुआ तो -1। इस तरीके की अलग अलग तरीके की आपको मार्किंग स्कीम्स हो सकती हैं। तो प्लीज इस बात का आप ध्यान रखें, भले आपको 2 मिनट 3 मिनट एक्स्ट्रा चला जाए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स करें। एक बार आप पेपर के पैटर्न को देख लें, उसकी मार्किंग स्कीम को प्रॉपर्ली पढ़ लें और उसी के बाद उस पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू करें। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये आपका स्कूल बोर्ड का एग्जाम नहीं है, ये जेईई एडवांस का एग्जाम है। अलग अलग सेक्शन में आपकी मार्किंग स्कीम अलग अलग हो सकती है। जैसे सपोज पेपर में सेक्शन, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 4 है, ठीक है। तो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4, ठीक है। इन सभी की मार्किंग स्कीम डिफरेंट हो सकती है। तो इंडिविजुअली आपको हर सेक्शन की मार्किंग स्कीम को पढ़ना है और समझना है, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए किसी सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वहां तो आप उन क्वेश्चंस पे भी तुक्का मार सकते हो जो तुमसे नहीं भी बन रहे। अब मान लो अगर कहीं पे मार्किंग स्कीम ऐसी है कि जहां नेगेटिव मार्किंग है, अब नेगेटिव मार्किंग है तो ऑब्वियस सी बात है आप उन क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे। क्लियर? ऑब्वियस सी बात है। एक बात याद रखिएगा कि देखो, मैंने एक बात ऑब्जर्व करी है कि ऑनलाइन जब भी ये टेस्ट होते हैं आपके घर से, तो स्टूडेंट्स उतना सिंसियरली अटेम्प्ट नहीं करते, ठीक है। स्टूडेंट्स चीजों को उतना सिंसियरली नहीं लेते हैं, प्रॉपर तरीके से पेपर अटेम्प्ट नहीं करते हैं। ये आप लोगों को नहीं करना। दूसरा, चीटिंग वीटिंग करने का सोचते हैं कि चलो इससे डाउट्स पूछ लूं, इससे पूछ लूं, नोट्स खोल करके बैठ जाएंगे। बेटा इस सैंपल ये जो आपका टेस्ट हो रहे हैं एलिन में जो भी टेस्ट हो रहे हैं, एक बात बताओ मुझे कि एलिन में जितने भी टेस्ट होंगे, क्या ये आपके लिए सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है ना? ये आपके लिए बेटा प्रैक्टिस सेशन है। और प्रैक्टिस सेशन में मैंने चाहे अच्छा किया हो या बुरा किया हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन मैंने प्रैक्टिस सेशन ऑनेस्टली अटेम्प्ट किया है या नहीं किया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता कि आप बिल्कुल ऑनेस्टली दें, चाहे आपसे क्वेश्चंस बन रहे हो या ना बन रहे हो। बिल्कुल भी आप बेईमानी करने की कोशिश ना करें। अगर आपने ऐसा किया तो ट्रस्ट मी, आप उतनी ही जल्दी जेई की रेस से धीरे धीरे बाहर होते जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैंने इसमें कितने मार्क्स स्कोर किए, इंपॉर्टेंट ये है मैंने ये पेपर बिल्कुल सिंसियरली ऐसे अटेम्प्ट किया या नहीं किया जैसे कि मैं जेई एडवांस का एग्जाम अटेम्प्ट करता हूं। अगर आप चीटिंग कर रहे हैं तो याद रखना आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्लियर है? हाँ बिल्कुल। एक स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे हैं क्या सर वहां पे क्वेश्चंस में ये मेंशन होगा कि ये सिंगल करेक्ट है या मल्टीपल करेक्ट है? बिल्कुल बेटा, ये मेंशन होगा कि ये सिंगल करेक्ट है या मल्टीपल करेक्ट है। ओके चलिए। और हो सकता है जैसे कि फिजिक्स में तो नहीं और अदर सब्जेक्ट्स में एक दो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो आप उसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि मैंने बताया था ये रेफरेंस पेपर है। तो 2-3 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकते हैं, लेकिन आपके टेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ पर आप बिल्कुल भी टाइप ना करें, ठीक है। मैं अभी किसी की चैट नहीं पढ़ने वाला हूँ और आप बिल्कुल भी टाइप ना करें। मुझे एक बात सुनकर के बड़ा ही अचंभित फील होता है कि सुनेंगे आप? ये बात बताना जो चाह रहा हूँ वो सुनेंगे आप? जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट जब देना हो तब दे लेना, मैंने सैंपल पेपर भी दे दिया है, ठीक है। सैंपल पेपर तो आपके पास अवेलेबल है ही,
जब मन करे जब दे लेना यार, जब आपके पास टाइम हो, ठीक है। नहीं बेटा, ऑब्वियस सी बात है, सिंगल ऑप्शंस में अगर एक करेक्ट होगा तो बचे हुए ऑप्शंस पर टाइम नहीं देना है ना। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। ये इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट तो क्या, तुम्हें एक सिंपल सा किस्सा बता रहा हूँ। मेरी पूरे दिन में 4 क्लासेस होती हैं लगभग ऑन एन एवरेज, है ना, और रिकॉर्डिंग रहती है 1-2 घंटे की, नॉर्मल रिकॉर्डिंग जो डिजिटल बोर्ड्स पर रहती है। मतलब टोटल ओवरऑल मेरी 5 क्लासेस रहती हैं। और इसमें से मतलब जो 4 क्लासेस हैं उसमें से नर्चर का ये आपका 2B फेज है मेरे पास। इसके अलावा मैं नर्चर में किसी भी फेज में नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास 2 बैचेस 12th के हैं, ठीक है, जिसको आप एंथ्यूज बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका नर्चर है 11th क्लास का, उसी तरीके से 12th क्लास का, उसी तरीके से 12th क्लास का जो है उसमें आपके क्या होते हैं, 2 बैचेस होते हैं, ठीक है। मतलब मेरे पास जो है एंथ्यूज, और एक बैच जो मेरे पास है बेटा वो है 12th पास। सर ये सब हमें आप क्यों बता रहे? मैं इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि जितना परेशान तुम लोग मुझे करते हो ना, या जितना इनडिसिप्लिन तुम लोग दिखाते हो ना मेरे साथ, ट्रस्ट मी, इतना मेरे पास जो 4 बैचेस है ना, उनमें से बचे हुए 3 बैचेस में कोई भी इतना इनडिसिप्लिन फॉलो नहीं करता। और लीडर वाले जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो तो अभी जेई मेंस के 2 अटेम्प्ट दे भी चुके हैं, और उस लीडर में से लगभग 40 बच्चों के 99 परसेंटाइल से अबव आए। लेकिन वो मेरी एक एक बात को बहुत सिंसियरली सुनते हैं और फॉलो करते हैं, ठीक है। वो उनको अगर मैं बोल दूं कि ऐसा नहीं करना, तो वो तुरंत एक बार में समझ जाते हैं कि सर ने मना किया है, इसका मतलब ऐसा नहीं करना। वो कभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते, वो कभी इस तरीके के सवाल नहीं पूछते बेहुदा टाइप के। वो बिल्कुल फोकस होकर के मेरी बातों को सुनते हैं और बहुत सिंसियरली मेहनत करते हैं। क्यों ऐसा? क्यों तुम लोग क्यों नहीं कर रहे? तुम लोगों को मैं कुछ भी बोलता हूँ, तुम लोग मेरी बातें ही नहीं सुनते। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है बेटा, क्योंकि अभी क्या है ना, तुम बिल्कुल नए स्टूडेंट हो, तुम्हें अभी कुछ ज्यादा कुछ तो पता ही नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक आदित्य यादव है, उनका कोई काम नहीं है, बस वो पूरे टाइम सिर्फ चैट करते रहते हैं, चैट में टाइप करते रहते हैं, और उनको लगता है ऐसे आईआईटी निकल जाएगी। बेटा तुम अपने माँ बाप के साथ मजाक कर रहे हो कि उन्होंने तुम्हें इतने बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाया है, और उसके बाद तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, ठीक है। अभी तुम क्या है ना, इंसान क्या है ना, जब उसको चोट लगती है, जब वो गिरता है, जब उसको तकलीफ होती है, तब उसे ये बात समझ में आती है कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई है ना। और अभी आप लोग नए स्टूडेंट हैं, आपको पता नहीं है, आपको आता तो ये भी नहीं है कि 2 वेक्टर्स को कैसे प्रॉपरली ऐड किया जाता है, और आप मेरे सामने यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाँ, मैं यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, मेरी अगली क्लास जो होती है मेरी उन स्टूडेंट्स के साथ है जिनका अभी जेई मेंस के फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट का जो परसेंटाइल है ना, दैट इज अबव 99.5 परसेंटाइल, जिनमें से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी रैंक टॉप 3000 या 1000 के अंदर है। दे आर वेरी सिंसियर, और डेफिनेटली वो एडवांस में फोड़ के आएंगे अगर उसी एटीट्यूड से पढ़ते हैं। लेकिन तुम लोगों में से जो 10% या 15% ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना, जो मेरी बातें नहीं सुनते, उन्हें हर चीज में प्रॉब्लम होती है, हर चीज में जिनको नेतागिरी करनी होती है, ऐसे स्टूडेंट्स कुछ नहीं कर पाएंगे बेटा, मैं बता दे रहा हूँ। वो लोग क्यों नहीं करते सर? वो सर मेरी बातों को क्यों फॉलो करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक बार चोट खा चुके हैं। वो भी तुम्हारे जैसे हुआ करते थे, तभी तो 13th में आए हैं। उन्होंने तुम्हारी जैसी हरकतें करी थी, तभी तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाए ना। उनको जब इंसान की चोट लगती है और जब तकलीफ होती है, जब दर्द होता है, तो उसको पता हो जाता है, फिर उसको पता चल गया कि उसने ये गलती करी। क्या तुम भी यही चाहते हो क्या? क्या तुम गलतियां करके सीखना चाह रहे हो क्या? जब तुम्हें मैं बता रहा हूँ, जो चीजें बोल रहा हूँ, उनको फॉलो करो ना, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा आप विशेष ध्यान रखें, जो आपको पेपर दिया गया है उसको आप सिंसियरली अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने होमवर्क दिया था वो मैं डिस्कस करूंगा। मैं आपको बता देता हूँ कि आज की क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में सबसे पहले तो हम रेस और शीट का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको, O2 और S2 के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं हम उनको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वेक्टर में अभी हम पढ़ रहे थे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स बेटा, है ना। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स में हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ लिया है। एक प्रोडक्ट और होता है और उसे हम बोलते हैं क्या बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट।
लेकिन अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, मतलब ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, लेकिन हम एलएन में एक डिफरेंट सीक्वेंस फॉलो करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन तब पढ़ेंगे जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, और इसकी जरूरत अभी हमें नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत आगे जाकर के मैकेनिक्स में जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ रहे होंगे वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट अभी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा, अगर आपने अलग अलग बुक्स वगैरह ऑब्जर्व करी हो, ठीक है, अगर आपने एससीवी देखी हो तो वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, लेकिन हम अभी क्रॉस प्रोडक्ट को कवर नहीं करेंगे। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, इसके बाद वेक्टर्स हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पूरी तरीके से। ठीक है, आज के क्लास में कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, और हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स, जिसमें हम काइनेमेटिक्स 1D के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, काइनेमेटिक्स 1D हम बिल्कुल फ्रेश मोड में स्टार्ट करेंगे मंडे से। ठीक है, क्योंकि अगर आज मैंने स्टार्ट कर दिया तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज की क्लास में मैं जहां तक पढ़ा करके जाऊंगा, इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। मेरी बात क्लियर है? ठीक, और जैसे कि जो आपको सैंपल पेपर दिया गया था, वैसे तो आपने देखा होगा सैंपल पेपर बहुत आसान है। ठीक है, लगभग 70 to 80% क्वेश्चन तो आपसे डेफिनेटली फिजिक्स में हो जाने चाहिए थे। फिर भी इन अदर केस आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए गए हैं, आप उस सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो आप ई सॉल्यूशन ऐप के थ्रू अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा। ठीक है, हाँ, आपकी कल क्लास शायद ना हो। ठीक है, मुझे जहां तक याद है। ठीक है, कल आपकी क्लासेस सारी ऑफ रहेंगी। ठीक है, क्योंकि संडे को टेस्ट है, तो ये तो तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई। हाँ? जितने भी तुम्हारे बैकलॉग्स हैं वो सारे कवर कर लेना, प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर लेना, अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर लेना। ठीक है, तो कल का दिन आपके लिए ये नहीं है कि मौज करनी है भैया, सैटरडे की छुट्टी है, चलो भैया आज तो पार्टी होगी, दन दनादन। ऐसा नहीं है भैया, सैटरडे की ऑफ इसलिए किया गया है क्योंकि संडे का जो आपका एग्जाम है उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाए अपने लिए। क्योंकि कुछ लोगों का कुछ वर्क पेंडिंग हो सकता है, कुछ लोगों की उतनी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाई है, कुछ लोगों का हो सकता है कि रिवीजन ना हुआ हो। तो ये आपका प्रिपरेशन डे है। संडे क्या, सॉरी सैटरडे को क्या करना है? सैटरडे आज तो चलेगी पार्टी शार्टी है? नहीं भाई, पार्टी शार्टी नहीं चलेगी, पार्टी करेंगे, सिलेक्शन के बाद करेंगे, धुआंधार अलग ही लेवल की पार्टी करेंगे। और मैं बता रहा हूँ, उस लेवल की पार्टी करेंगे कि जितनी तुम्हारी सोच होगी ना, उससे भी बहुत ऊपर, तुमने कभी सोचा भी नहीं हो। लेकिन उसके लिए पहले भाई सिलेक्शन करना है। क्लियर? भंडारा होगा बड़ा वाला एकदम। चलिए देखते हैं यहाँ पर रेस नंबर 10 के आपने सभी ने आंसर्स तो डेफिनेटली नोट डाउन कर ही लिए होंगे। ठीक है, सेलेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा जो मुझे लगता है कि हाँ डेफिनेटली ये क्वेश्चन बताने लायक है, मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं, देखते हैं उनको, फटाफट देखते जाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डेफिनेटली आप लोगों से हो गया होगा। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। हमसे ये पूछा गया एक वेक्टर है, इसका कंपोनेंट बताना है जेड एक्सिस के अलावा। ठीक है, इस तरीके का प्रॉब्लम हम क्लास नोट्स में भी कर चुके हैं, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें कितना दिया हुआ है? √7। मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जो r है ये √7 है। अगर मुझे y एक्सिस के अलावा कंपोनेंट निकालना है, तो मैं एक बात जानता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि y एक्सिस, सॉरी y नहीं, z के अलावा, अगर मैं z एक्सिस के अलावा जनाब कंपोनेंट लिखना चाहता हूं, तो आपको याद होगा उस कंपोनेंट को क्या लिखेंगे? r cos गामा। और यहाँ पे गामा क्या है? वो r वेक्टर जो z एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। जहां पे मैंने डायरेक्शन कोसाइन बताया था वहां पे इस बात का जिक्र किया था, लेकिन सर हमें गामा तो दिया ही नहीं है। हमें तो सर अल्फा की वैल्यू 53 दी हुई है और बीटा की वैल्यू 53 दी हुई है, तो गामा कैसे निकालें? तो आपको याद होगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? 1 होती है। तो हम उसी रिलेशन को यहाँ यूज कर सकते हैं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। सहमत हो मेरे भाई? क्या आपको cos 53 की वैल्यू पता है? पता है, तो यहाँ से cos स्क्वायर गामा की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 माइनस 18/25, और ये वैल्यू आ जाती है 7/25। तो देखो यहाँ से cos गामा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। cos गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? √7/5।
ठीक है। यहाँ पर आपको r cos पाई, r का वैल्यू मेरे भाई कितनी दी हुई थी, r का वैल्यू कितना था मेरे भाई, √7 था, इंटू कॉस गामा, और कॉस गामा की वैल्यू कितनी है, √7/5। तो यहां से इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं क्या, 7/5। दिस इज द जेड कंपोनेंट। तो यहां से 7/5 आपको पता है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 1.4। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर आपने सिर्फ प्लस वैल्यू क्यों कंसीडर करी, माइनस क्यों नहीं करी। आप माइनस भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो आपको दिया गया है उस ऑप्शन में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हमने 1.4 कंसीडर कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तो सभी से हो गया होगा, किसी को डाउट नहीं है भाई, परफेक्टली, बहुत बढ़िया, ठीक है। किसी को डाउट हो तो चैट में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार मार्क करें इस क्वेश्चन को, मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये, इसको स्टार मार्क कर लें, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, आपके पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है उसके बारे में हमें नहीं बताया गया, हमसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो बी के साथ अगर मैक्सिमम एंगल बना रहा है, देखें, व्हेन बी हैज सच अ डायरेक्शन दैट एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद बी इज लार्जेस्ट। तो लोग कहते हैं सर 180 डिग्री, अरे 180 डिग्री कैसे कर दोगे यार, देखना ध्यान से, सिचुएशन समझना मेरी, मैं मान लो ये तुम्हें बी वेक्टर बना देता हूं, देखना सिचुएशन, ये है आपका बी वेक्टर और सपोज ये है आपका ए वेक्टर, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है। तो इन दोनों वेक्टर का बेटा जो रिजल्टेंट होगा, क्या वो रिजल्टेंट ये होगा, ये रिजल्टेंट होगा, और इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और एक बात आपको समझ में आ रही है, ये सपोज रिजल्टेंट यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो क्या है, अल्फा। तो मुझे यहाँ पर इस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, पहले आप इस बात को समझें। वो क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होना चाहिए कि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। तो अब देखते हैं कैसे, आपको ये समझ में आ रहा है, मान लो ये आपका ए वेक्टर है, ये एंगल अल्फा है। अब देखो यार, इस ए वेक्टर को मैं इस तरीके से रोटेट कर सकता हूँ, मान लो, देखना ध्यान से, अगर मैं इस ए वेक्टर को रोटेट करता जाऊंगा तो ये आर वेक्टर भी रोटेट होता जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पे ए वेक्टर को अलग अलग डायरेक्शंस बना सकता हूँ, देखें ध्यान से, यहाँ पर मुझे अल्फा को मैक्सिमम करना है, पहले तो इस बात को समझ लें, किसको मैक्सिमम करना है, अल्फा को मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पे पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, जैसे कि आप इस ए वेक्टर को रोटेट करना शुरू करें, इस ए वेक्टर को क्या करें, रोटेट करना शुरू करें, क्या आप इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं ए वेक्टर को मेरे भाई, किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। एक बात बताओ, अगर आप ए वेक्टर को रोटेट कर रहे हैं तो उसका जो टिप है, टिप, वो टिप क्या बनाएगा, उसका टिप क्या बनाएगा, उसका टिप क्या बनाएगा मेरे भाई, क्या वो सर्कल बनाएगा, क्या वो सर्कल बनाएगा, बहुत बढ़िया। तो जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये है मेरा ए वेक्टर और मैं इस ए वेक्टर को सपोज अगर सर्कल में घुमाना शुरू करूं, सर क्यों घुमा रहे हो इसको, अभी मैं बता दूंगा, इस ए वेक्टर को इस तरीके से सर्कल में घुमाना शुरू करूं, आपको पता है जो आपका रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट ये होगा, ये। अब देखना, जब आप इस सर्कल को, इसको सर्कल में घुमा रहे होगे तो देखो, जब ये ए वेक्टर यहां पर होगा, कहां पर, मैं कलर चेंज करके बता रहा हूं, मान लो यहां पे होगा ए वेक्टर, तो अभी आपका रिजल्टेंट यही हो जाएगा अलोंग दिस लाइन, तो अभी तो एंगल कितना होगा, 0। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। अभी यहां पर अगर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हुए तो रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। अब आपने यहां पर ए वेक्टर को इस तरीके से घुमाना शुरू कर दिया, राइट दिस, हमें पता नहीं है ना किसकी कंडीशन पर मैक्सिमम होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है, ये रिजल्टेंट का एंगल बढ़ता जाएगा, देखो ध्यान से, जैसे जैसे हम सर्कल पे मूव कर रहे हैं, क्या ये वाला एंगल आपको दिखाई दे रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
क्या ये वाला एंगल आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे भाई? ये एंगल कब तक इंक्रीज होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल कब तक इंक्रीज होगा, तो ध्यान से देखना, ये एंगल तब तक इंक्रीज होगा जब तक कि ये ए वेक्टर ऐसा ना हो जाए इस तरीके से, और ये जो रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट इस सर्कल पे टेंजेंट हो जाए। देखो ध्यान से, तब उस समय ये एंगल 90 होगा, उस समय ये एंगल आपको 90 दिखाई दे रहा होगा। कृष्णा बेटा यहाँ पर यही बोला गया है कि ए और बी के बीच का एंगल बताओ, ठीक है? तो एंगल हम अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं, ए के बारे में पता नहीं है, एक अननोन है, क्वेश्चन को पढ़ लिया करो बेटा, ठीक है? तो ध्यान से देखना, हमें बी के साथ मैक्सिमम एंगल निकालना है, इसीलिए ए को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है? किसके साथ मैक्सिमम एंगल निकालना है? बी के साथ। तो ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि ये एंगल मैक्सिमम कब होगा, तो इंटरेस्टिंग बात पता है मेरे भाई क्या समझ में आ रही है यहाँ पर? अगर ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, तो उस इंस्टेंट पर होगा जब ये रिजल्टेंट इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। आप यहाँ इसको इस डायग्राम से समझ सकते हैं, जैसे जैसे आप ए वेक्टर को रोटेट करते जाएंगे ये एंगल बढ़ेगा। देखो पहले ये ऐसे था, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ। देखो ध्यान से, क्या बी वेक्टर के साथ एंगल बढ़ रहा है? लेकिन ये एंगल कब तक बढ़ेगा? जब तक ये इस पर टेंजेंट है, उसके बाद ये एंगल फिर से कम होने लग जाएगा, उसके बाद ये एंगल फिर से कम होने लग जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म, बस क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है खुद, ए का जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है बेटा वो कितना दिया हुआ है? 3। बी का जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 6। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था? एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद बी इज लार्जेस्ट। इस समय आपको दिखाई दे रहा है कि जब ये टेंजेंट होगा तो उस समय ये एंगल मैक्सिमम होगा। कहानी खत्म। आपसे अब क्या पूछा जा रहा है? आपको दिखाई दे रहा है ये 3 है, ये 6 है। एक बात बताओ, यहाँ पे आप साइन अल्फा की वैल्यू क्या लिख सकते हो? साइन अल्फा की वैल्यू क्या लिख सकते हो मेरे भाई? साइन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर जो कि 3 है अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या 3/6 लिखी जा सकती है? मतलब 1/2। कितना? 1/2। तो यहां से अल्फा की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री हो गई। अब तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। आपको देखते समझ में आ रहा है, ये एंगल 90, ये 30, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60। तो ए और बी के बीच का जो एंगल है ये बाहर वाला एंगल होगा। तो उस समय जब रिजल्टेंट वेक्टर बी के साथ मैक्सिमम एंगल बना रहा होगा, जब रिजल्टेंट बी के साथ मैक्सिमम एंगल बना रहा होगा, उस समय ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल मेरे भाई कितना होगा? 120 डिग्री। क्या ये बात समझ आई है? अगर ये बात समझ नहीं आई है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से देखना, इसको अपने आप समझ में आ जाएगा। डायग्राम बनाना, बी के साथ एंगल को मैक्सिमम करना है, ए वेक्टर को रोटेट करना शुरू करना, तो मैं अपने आप समझ में आ जाएगा। ये मैंने डायग्रामेटिकली बताया। क्या सर इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं? मैथमेटिकली और भी तरीके हैं जो आपको कैलकुलस में पढ़ाए जाएंगे। अभी उतने लेवल की अपन को मैथ्स नहीं आती है तो हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आप इसी को, आप अगर अपनी शीट ओपन करेंगे तो शीट का जो सॉल्व एग्जांपल है बेटा, शीट का जो सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 है वो बिल्कुल एज इट इज सेम क्वेश्चन है। तो आप एक बार शीट को जरूर देखिएगा। शीट में कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जब रिजल्टेंट, कौन बेटा? जब रिजल्टेंट बी के साथ मैक्सिमम एंगल बना रहा होगा उस समय ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल 90 होगा। ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल 90 होगा। इसको दोबारा करना है, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे समझ नहीं आएगा। मैं आपको पहले बता दूं, आपको इसे खुद से डायग्राम बना करके फील लेनी पड़ेगी। मैं जब पढ़ा करता था मुझे भी पहली बार में सही समझ आया था, लेकिन मैंने घर जाकर के वो सर्कल बनाया, उस वेक्टर को ड्रॉ किया, 2 बार बना करके देखा, समझ में आ गया और आज तक कभी भूला नहीं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। आपसे अगर आर का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है और उसमें अगर आपको 2 साइड्स पता है तो तीसरी साइड आप निकाल पाएंगे मेरे भाई? क्या तीसरी साइड निकाल पाएंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5,
किसी को डाउट? 5, 6, 7? ओके, 7 में डाउट है। एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द वर्टिकल कंपोनेंट, देखिएगा ध्यान से। सेवंथ, एक बात बताओ, क्या तुम्हें वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है? वेलोसिटी वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप। हमें एंगल किसके साथ निकालना है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? वर्टिकल का मतलब आपको समझ में आ रहा है? अलोंग द जेड एक्सिस। जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, जो फ्लोर है वो एक्स वाई प्लेन है मेरे भाई, और जो वर्टिकल डायरेक्शन है वो जेड के अलोंग है। तो एक बात बताओ, इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है मेरे भाई? फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? क्या ये आपको 10 के कैप दिखाई दे रहा है? क्या ये आपको 10 के कैप दिखाई दे रहा है? हमें बेसिकली इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए तुरंत दिमाग की घंटी बजती है। क्या याद आता है? क्या हमें डॉट प्रोडक्ट याद आता है मेरे भाई? क्या हमें डॉट प्रोडक्ट याद आता है? आप यहाँ पर अगर v वेक्टर, ध्यान से देखना, क्या वेलोसिटी वेक्टर डॉट एफ जेड वेक्टर करेंगे तो देखो यहाँ पर जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स में कोई भी आई कंपोनेंट नहीं है और कोई भी जेड कंपोनेंट नहीं है। तो यहाँ पर अगर प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो। एक बात बताओ, जीरो होने का मतलब क्या हुआ? दो वेक्टर का डॉट जीरो होने का मतलब क्या हुआ? जीरो होने का मतलब ये हुआ कि उन वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। और पता है गरीबों, इसको तो बिना किए ही दिखाई दे जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोगों को इस क्वेश्चन में डाउट कैसे आ गया बे। तुम्हें जब साफ साफ दिख रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है 3i कैप प्लस 4j कैप, और वर्टिकल कंपोनेंट जेड में है, तो ऑब्वियस सी बात है ना यार गरीबों, एक्स वाई प्लेन जेड एक्सिस के साथ तो 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। ये क्वेश्चन तो पढ़ते ही मैं आंख बंद करके टिक कर दूंगा, अगर मेरा दिमाग का सेंस काम कर रहा है। बादाम खाया करो यार तुम लोग, तुम्हारी बुद्धि बहुत धीमे चलती है। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द फ्लो, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बेटा तुम यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं देखते हो? आपको फोर्स कितना दिया हुआ है? 6i कैप माइनस के 8j कैप प्लस 10k कैप। कोई इनको बताएगा फ्लोर का मतलब यहाँ पे क्या है? फ्लोर का मतलब है एक्स वाई प्लेन। फ्लोर का मतलब है एक्स वाई प्लेन। क्या तुम इस फोर्स का वो कंपोनेंट निकाल सकते हो जो एक्स वाई प्लेन में होगा? एक्स वाई प्लेन का मतलब मैंने आपको बताया था, जेड कंपोनेंट मेरे भाई क्या होना चाहिए? जेड कंपोनेंट क्या होना चाहिए? जीरो। तो बताओ क्या आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल पाओगे? क्या इसका मैग्नीट्यूड निकाल पाओगे? स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दिस इज व्हाट 10 न्यूटन। दिस इज द आंसर। क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना भाई। ऐसे क्वेश्चन होते तो चूरन है एक नंबर के, लेकिन ये हो नहीं पाते हमसे। ठीक है, देखें क्वेश्चन नंबर 8, देखें सवाल को समझें कि सवाल है क्या। पहले ये एक सर्कल जिसका रेडियस हमें 1 किलोमीटर दिया हुआ है। 1 किलोमीटर का मतलब आप जानते हैं कितना? 1000 मीटर। और एक पार्टिकल है भैया, इस वो पार्टिकल इस सर्कल के ऊपर चल रहा है, इस तरीके से घूम रहा है। और इस क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया गया है कि घूमते समय उस पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है। वो स्पीड कितनी है मेरे भाई? 10 पाई। स्पीड कितनी है? 10 पाई। अब देखना यहाँ पर, मान लो इनिशियली वो पार्टिकल यहाँ पर था, ये है उसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। वो घूमना शुरू किया, सपोज 1 सेकंड बाद वो यहाँ पहुंच गया। मेरे भाई ध्यान से सुनना, 1 सेकंड बाद सपोज वो यहाँ कहीं पहुंच गया, हमें पता नहीं है कहाँ पहुंचा। ये है उसका फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। अगर कोई आपसे पूछे कि उसका वेलोसिटी वेक्टर कितना एंगल घूम गया, अगर मेरे भाई कोई आपसे पूछ ले कि उसका वेलोसिटी वेक्टर कितना एंगल घूम गया, तो हम कह सकते हैं मान लो थीटा घूम गया। कितना घूम गया? थीटा। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में क्या पूछा गया? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या मुझे यहां पर v फाइनल माइनस, सुन लेना भाई, ऐसे सवाल हम कर चुके हैं, बस इस बार सर्कल लगा दिया तो तुम्हें लग रहा होगा पता नहीं क्या करना है। v फाइनल माइनस v इनिशियल का मॉड निकालना है। क्या v फाइनल माइनस v इनिशियल का मॉड निकालना है मेरे भाई? तुम्हें एक बात पता होगी
अगर दो वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर दो वेक्टर और उनका मैग्नीट्यूड सेम है मेरे भाई, तो क्या याद है तुम्हें, उस केस में इसकी वैल्यू को मैं कुछ लिख सकता हूं। मैंने एक प्लेन वाला क्वेश्चन कराया था, याद करो, प्लेन जा रहा था, थीटा एंगल पे घूम गया था, तुमने आंसर निकाला था, होमवर्क दिया था, कुछ याद आ रहा है, दिमाग की घंटी बजी कि नहीं बजी? क्या मैं इसकी वैल्यू को 2v sin थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ? क्या इस वैल्यू को 2v sin थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ? एक स्टूडेंट बोल रहे हैं cos थीटा बाई 2। बेटा cos कब आता था? जब बीच में प्लस होता था। साइन कब आता था? जब माइनस होता था। पढ़े, ध्यान से पढ़े, टेस्ट है तुम्हारा, ठीक है। 2v sin थीटा बाई 2। लेकिन आपको याद होगा इस फॉर्मूले की एक टर्म्स एंड कंडीशन थी, इस फॉर्मूले की एक टर्म्स एंड कंडीशन थी। क्या थी वो टर्म्स एंड कंडीशन? वो टर्म्स एंड कंडीशन ये थी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब देखना ध्यान से, क्या हम थीटा निकाल सकते हैं? यहाँ पर थीटा बराबर क्या लिखते हैं बेटा? थीटा बराबर क्या होता है? द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ये तुम्हें फॉर्मूला शायद लगता है भूल गए होगे। क्या ये फॉर्मूला याद है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। बहुत अच्छे। अब एक बात बताओ मुझे, अगर कोई पार्टिकल 10 पाई से मूव कर रहा है, अगर उसकी स्पीड 10 पाई है, तो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। क्या मैं 10 पाई इंटू टाइम लिख सकता हूं? अपॉन रेडियस, रेडियस है 1000, रेडियस है 1000। तो देखो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाय 100 रेडियन। क्या मेरे भाई तुम्हें दिखाई दे रहा है? पाई बाय 100 रेडियन का मतलब, पाई मतलब 180 डिग्री है यहाँ पर, तो 1.8 डिग्री। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकते हैं? आप देख पा रहे हैं थीटा इज वेरी स्मॉल, और आपको उस केस में पता है कि 2v sin थीटा, डेल्टा v का अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो उसका वैल्यू था 2v sin थीटा बाई 2। लेकिन अगर थीटा बहुत स्मॉल है और थीटा रेडियन में दिया है, तो जरा याद करो बेटा, sin थीटा बराबर थीटा होता है। क्या sin थीटा बराबर थीटा होता है मेरे भाई? क्या इसी वैल्यू को मैं 2v इंटू थीटा बाई 2 लिख दूं? क्या 2 से 2 कट जाएगा? क्या थीटा की वैल्यू पाई बाय 100 आ चुकी है मेरे भाई? v की वैल्यू मुझे पता है, स्पीड कितनी थी? 10 पाई इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई बाय 100। थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई बाय 100। बस खत्म। आपको ये बात पता होगी, पता नहीं पता है या नहीं पता, कि पाई की वैल्यू होती है 3.14, और 3.14 का स्क्वायर जब करते हैं तो पाई स्क्वायर की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 10 के बराबर होती है। तो यहां पर जब आप लिखेंगे 10 पाई स्क्वायर अपॉन 100, सही लिखा है क्या? क्या बिल्कुल सही है भाई? तो यहां से तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 पुट कर देना, यू विल गेट द आंसर इज 1। दिस इज द आंसर। क्लियर? एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं होती तो कैसे करते? तो ऑब्वियस सी बात है, जनरल फॉर्मूला लगाते हैं। आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का फॉर्मूला याद नहीं? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab cos थीटा। एक भाई साहब पूछ रहे हैं साइन कहाँ गया? कोई इनको बताएगा भाई? ये पूछ रहे हैं साइन कहाँ गया? क्या इन्होंने लगता है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन नहीं पढ़ा? मुझे लगता है कि ये मेरी क्लास में मेरी बातें ध्यान से नहीं सुनते। ऐसे कैसे निकलेगी बेटा आईआईटी? ऐसे तुम आईआईटी में तो नहीं पहुंचोगे, एमआईटी जरूर पहुंचोगे। एमआईटी क्या है भाई? क्या मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है क्या भाई? एमआईटी क्या है भाई? जरा इनको बताया जाए। मणिपाल या मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये साइन थीटा बाई 2 जो है, इसको थीटा बाई 2 इसलिए लिखा क्योंकि भाई ये क्या है? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में किसी को डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 में किसी को डाउट? देखो 9 क्वेश्चन जो है उसमें सबसे पहले आपको ए बी वेक्टर लिखना होगा। उसके लिए आपको ए के कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। यहां जरा ध्यान से देखना, इन्होंने गेम खेला है। इन्होंने यहां पर, ये आपकी वाई एक्सिस है, देखो ध्यान से, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी जेड एक्सिस है, और ये आपकी एक्स एक्सिस है। कोऑर्डिनेट लिखने में गलती मत कर देना। एक बात बताओ, अगर पॉइंट ए तक पहुंचना है तो ए तक पहुंचने के लिए पहले तुम एक्स एक्सिस के अलोंग चलोगे और फिर तुम जेड एक्सिस के अलोंग चलोगे।
देखो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चलना पड़ेगा 5 और जेड एक्सिस के अलोंग कितना चलना पड़ेगा 6। तो एक बात बताओ, क्या तुम्हें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं गरीबों? क्या तुम्हें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं मेरे भाई? एक्स कोऑर्डिनेट 5, वाई कोऑर्डिनेट 0 और जेड कोऑर्डिनेट 6। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं पॉइंट बी पर। क्या मुझे आप पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट लिखना सिखा सकते हो? मैंने कहा कि देखो कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका ये देखो, बी तक जाने के लिए एक्स वाई और जेड के अलोंग कितना चलना पड़ेगा। देखो सबसे पहले एक्स के अलोंग चलोगे कितना 2 मीटर, फिर वाई के अलोंग चलोगे 12 मीटर, फिर जेड के अलोंग चलोगे 2 मीटर। कोऑर्डिनेट्स लिखना आना चाहिए भाई। जल्दी से बताओ बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2,12,2। क्या ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2,12,2। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक फोर्स है 130 न्यूटन और वो फोर्स, बेटा ध्यान से सुनना, वो फोर्स अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये तुम्हें एरो दिखाई दे रहा है मेरे भाई। क्या ये फोर्स ए बी वेक्टर के अलोंग लग रहा है? क्या ये फोर्स ए बी वेक्टर के अलोंग लग रहा है? ए बी वेक्टर। तो बताओ क्या तुम ए बी वेक्टर लिखना जानते हो? ए बी वेक्टर लिखने का तरीका क्या होगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। ए बी को आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान ले, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे फाइनल पोजीशन वेक्टर कौन है? बी, और इनिशियल पोजीशन वेक्टर कौन है? ए। तो बताओ क्या लिखोगे यहाँ पर? बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। तो 2 - 5 दिस इज -3 i कैप, 12 - 0 दिस इज द 12 j कैप, एंड 2 - 6 दिस इज व्हाट -4 k कैप। क्या ये ए बी वेक्टर आ चुका है? क्या ये ए बी वेक्टर आ चुका है मेरे भाई? सर ए बी वेक्टर का हम क्या करेंगे? सर ए बी वेक्टर का क्या करेंगे? आपको पता है कि फोर्स ए बी के अलोंग लग रहा है, तो एक बात बताओ, जो ए बी का यूनिट वेक्टर होगा वही तो फोर्स का यूनिट वेक्टर होगा। अगर मैं आपसे फोर्स का यूनिट वेक्टर पूछ लूं तो क्या आप यूनिट वेक्टर लिख पाएंगे? -3 i कैप प्लस 12 j कैप माइनस 4 k कैप डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपको पता है, कैसे निकालोगे? स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से ये वैल्यू आ जाती है आपकी 13, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 169 बन जाएगा। क्या अब मेरे हिसाब से सवाल 1 नंबर का हलवा है? क्या फोर्स का यूनिट वेक्टर आ गया तो आपको फोर्स लिखना आता है भाई? क्या फोर्स लिख सकते हो? बताओ फोर्स वेक्टर क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर कितना है? -3 i कैप प्लस 12 j कैप माइनस 4 k कैप डिवाइडेड बाय 13 10। तो यहां से आ जाएगी ये वैल्यू क्या? -30 i कैप प्लस 120 j कैप माइनस -40 k कैप। क्या मैंने सही लिखा है? क्या मैंने सही लिखा है भाई? क्या आपके पास अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ चुकी है? और आपको वैसे भी इसी फॉर्म में लिखना था, 10 को बाहर निकालते हुए, अंदर भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू 12 और गामा की वैल्यू -4। क्लियर? यहाँ पर ये एरो आपको क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा था? ये एरो आपको फोर्स का यूनिट वेक्टर दिखा रहा है। ये एरो आपको फोर्स का यूनिट वेक्टर दिखा रहा है। कितने लोगों से, क्या ये सवाल आप लोगों से हुआ था? क्या ये सवाल आप लोगों से हुआ था भाई? क्या ऐसे सवाल आज के बाद अगर आएंगे तो देखते ही छोड़ दोगे क्या मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 10 तो हल्का सवाल है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन द एक्स वाई प्लेन। तो ऑब्वियस सी बात है 3 i कैप माइनस के 4 j कैप, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 5। उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा? 5। तो ये बताने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर स्केलर और वेक्टर प्रोजेक्शन में डिफरेंस क्या होता है? स्केलर प्रोजेक्शन का मतलब है कि मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, और वेक्टर प्रोजेक्शन का मतलब है कि मुझे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी वेक्टर है, अगर आप सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो उसकी स्केलर वैल्यू होगी, ठीक है। डायरेक्शन भी लगा दिया तो वो वेक्टर हो गया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज द क्वेश्चन नंबर 9। ये हो चुका है हमारा रेस का डिस्कशन। अब हम आते हैं शीट में, एक्सरसाइज O1 में। क्या आपको O1 में 31 से लेकर के 33 से लेकर के 37 में से किसी में डाउट है?
एक स्टूडेंट पूछ रहा है 37। एक बात बताओ, ये 37 वाले क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए? ये 37 वाले क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए? 37 क्वेश्चन को करने का तरीका है, ऑप्शंस को चेक करो। किसको चेक करो? ऑप्शंस को चेक करो। यहाँ पर एक वेक्टर ये दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि कौन कौन से वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर चेक करने का बेटा तरीका बताओ क्या होता है? परपेंडिकुलर चेक करने का तरीका क्या होता है? दोनों का डॉट करो, जिसका डॉट 0 आ जाए, जिसका डॉट 0 आ जाए वही परपेंडिकुलर होगा। ऐसे सवालों को करने का ये सबसे बढ़िया तरीका होता है, क्योंकि एक वेक्टर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर हो सकते हैं, तो आप कोई यूनिक आंसर तो दे नहीं सकते। तो उसमें आप क्या करें, आपको जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सबके साथ उस गिवन वेक्टर का डॉट कर दें। क्या यहाँ पे डॉट करने पर किसी में 0 हो रहा है क्या? क्या यहाँ पे डॉट करने में किसी पे 0 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे, इसीलिए आपका आंसर क्या दिया हुआ था मेरे भाई? दिल्ली। क्लियर? एक स्टूडेंट 33 पूछ रहे हैं। देखो 33 की लैंग्वेज पढ़ के डर मत जाना, अरे कार्बन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऐसा तो सर ने कछु पढ़ाया ही नहीं है हमको, लगता है ये तो सिलेबस के बाहर का सवाल आ गया। अरे काम की बात देखो भैया, उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद देखो तुम्हारे काम का क्या है। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि CH बॉन्ड का ये रहा वेक्टर और एक ये रहा वेक्टर। आपके लिए सिंपल सा ये एक ऐसा सवाल हो गया कि एक वेक्टर ए ये रहा, सवाल में से वो काम की चीजें बाहर निकालना सीखें जिससे सवाल होगा। सवाल को पढ़ के डरा मत करें। जैसे ही लोगों ने पढ़ा इन अ मीथेन CH4 मॉलिक्यूल, मीथेन लगता है आउट ऑफ सिलेबस है, लगता है आउट ऑफ सिलेबस है, लोगों ने आगे पढ़ा ही नहीं, वहीं पे हिम्मत तोड़ दी। क्या भैया ये सवाल छुरन है? ये आपका हो गया मान लो ए वेक्टर और ये आपका हो गया बी वेक्टर। क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल आपको निकालना आता है? हलवा सवाल है भाई, सवाल को पढ़ के डरना नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। O1 में 44 और 45, क्या इसमें किसी को डाउट? क्या बिल्कुल ऐसे ही सेम क्वेश्चन हम क्लास नोट्स में कर चुके हैं? क्या एज इट इज सेम क्वेश्चन हम क्लास नोट्स में कर चुके हैं मेरे भाई? बहुत बढ़िया, ठीक है। आपको मैंने उस दिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र किया था। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके लिए जिम्मेदार है? मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए या डायरेक्शन? मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लें इसको। रिवीजन, जब भी मैं बोलता हूँ ना स्टार मार्क कर ले, इसका मतलब होता है कि रिवीजन के दौरान उन क्वेश्चंस को तो आपको जरूर ही करना है। जब आप रिवीजन करेंगे उस समय इन क्वेश्चंस को आप जरूर अटेम्प्ट करें। बढ़िया क्वेश्चन है। इसके पहले 2 पार्ट तो हमसे बहुत आसानी से हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसके सारे पार्ट डिस्कस करूंगा। ठीक है, आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हर कोई भाई क्वेश्चन पढ़ ले। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मार्क किए गए हैं। एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं बेटा 10,20, ठीक है। और एक पॉइंट है Q। कौन सा पॉइंट है? Q। एक मिनट, इसको इधर मार्क कर लेते हैं। जैसे ये रहा आपका पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 10,20 और एक पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 20,10। क्लियर? 2 पार्टिकल्स हैं A और B। दोनों पार्टिकल 5√5 से मूव करना शुरू करते हैं। जो पार्टिकल A है वो इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। जो पार्टिकल A है वो इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है A, और जो पार्टिकल B है वो इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। ये अदर स्टूडेंट्स जो हैं वो प्लीज अपनी वीडियोस को ऑफ कर ले बेटा, ठीक है। जितने भी अदर स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, प्लीज आप लोग अपनी वीडियोस को ऑफ कर लें। इससे क्या है ना, लैग करता है वॉइस, फिर आप ही लोगों को दिक्कत होगी। हाँ देखिए ध्यान से, ये आपके पास OP वेक्टर और एक OQ वेक्टर, जो B है वो OQ के अलोंग मूव कर रहा है, B इसके अलोंग मूव कर रहा है। एक बात बताओ, अगर मुझे A की वेलोसिटी लिखनी, किसी की वेलोसिटी लिखने का तरीका क्या होता है?
वेलोसिटी लिखने का तरीका बताओगे क्या होता है? मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। क्या मैं इस अलोंग दिस वेक्टर, क्या इसका यूनिट वेक्टर लिख सकता हूं? क्या मैं ओपी का यूनिट वेक्टर लिख सकता हूं मेरे भाई? आपको पता है इसके कोऑर्डिनेट 10,20 है, तो ओपी वेक्टर क्या होगा? 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप। अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो क्या उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा? तो ध्यान से देखना, यहाँ पर 5√5 तो मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन को क्या लिखूंगा? 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √500। और √500 को क्या लिख सकते हैं? 10√5। यहां से √5 से √5 कट जाएगा, तो यहां से आपका क्या आ जाता है आंसर? 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ये तो सभी से होना चाहिए। क्लियर? क्या सिमिलरली आप इसी तरीके से बी का वेलोसिटी वेक्टर लिख सकते हैं, उसका भी मैग्नीट्यूड तो यही है, लेकिन आप यहाँ सवाल से देख करके समझ पा रहे होंगे वो इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। क्या ओ क्यू का यूनिट वेक्टर लिखना आता है? यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे इसका? 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड आपको दिख रहा है 10√5। मैग्नीट्यूड आपको दिख रहा है 10√5, तो यहां से ये आपकी वैल्यू आ जाती है कितनी? 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप। मेरे सभी गरीब भाई बंधु, यहां तक तो आप यहां पहुंच ही गए होंगे। पहले दो पार्ट आप लोगों से होने चाहिए, पहले दो पार्ट आप लोगों से होने चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसका सी पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन गेम सी पार्ट का ही है। अब देखना सी पार्ट में क्या बोला गया है कि वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी। अब हुआ क्या पता है? अगले 10 सेकंड तक ए इस लाइन के अलोंग चलता रहा और बी इस लाइन के अलोंग चलता रहा। अगले 10 सेकंड तक ए इस लाइन के अलोंग चलता रहा और बी इस लाइन के अलोंग चलता रहा। तो तुम ये बता सकते हो क्या कि 10 सेकंड बाद ए कहां पहुंच गया होगा और बी कहां पहुंच गया होगा? पहला सवाल ये है, क्या तुम फाइनल पोजीशन वेक्टर्स निकाल सकते हो ए और बी के? इफ आई विल आस्क यू द फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो आप ये जानते हैं लिखना। कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टाइम प्लस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्या मैंने सही लिखा है? आपको पता है कि इनिशियल पोजीशन तो 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, तो ओरिजिन के तो पोजीशंस क्या होंगी? 0,0,0। तो इनिशियल पोजीशन तो बेटा 0 हो जाएगी। और अगर आपको वेलोसिटी पता है, टाइम की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10, तो इसको टाइम की वैल्यू यहाँ पे 10 पुट कर दें, तो यहाँ पे आपके पास फाइनल पोजीशन मेरे हिसाब से आ जाती है कितनी? 50 आई कैप प्लस 100 जे कैप। 50 आई कैप प्लस 100 जे कैप। क्या ये बात क्लियर है? मतलब 50,100 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाते हैं? 50,100। क्या आप इसी तरीके से यूनिट वेक्टर ऑफ बी निकाल सकते हैं? सॉरी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, उसे भी आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी इंटू टाइम, और यहां से ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है बेटा? 100 आई कैप प्लस 50 जे कैप। अब सवाल को समझने की कोशिश करें, आपको सवाल क्या कहना चाह रहा है उसको समझें। देखो, ए यहां पे पहुंच गया और बी यहां पे पहुंच गया। अब बी ने सोचा चलो ए से मुलाकात करके आते हैं। बी ने सोचा चलो ए से मुलाकात करके आते हैं, तो देखना सिचुएशन क्या है मेरे भाई। मैं यहाँ पे डायग्राम एक बार फिर से बना करके समझाना चाहूंगा। यहाँ पर ए पहुंच चुका है, ए के कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं? 50,100, 50,100। और जो बी है, बी, उसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ रहे हैं मेरे भाई? बी के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 100,50। अब बी क्या सोच रहा है? बी सोच रहा है चलो अपने दोस्त से मुलाकात तो करके आए कि उसके हालचाल क्या है। भैया कोविड में मुलाकात नहीं हो पा रही अपने प्रिय दोस्तों से, जो हमारे बहुत खास दोस्त हुआ करते थे, जिनके साथ बैठ करके चाय पिया करते थे, जरा उनसे मुलाकात करके आए। तो यहाँ से जो बी भाई साहब थे वो ए की तरफ चल दिए, और सवाल में साफ साफ दिया हुआ है कि जब बी ए की तरफ जा रहा है तो उसकी स्पीड 2√2 है। उसकी स्पीड कितनी है? 2√2। क्या तुम अब इसके आगे सॉल्व कर सकते हो? क्या तुम्हें वेलोसिटी वेक्टर लिखना आता है? जब बी ए की तरफ जा रहा होगा उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी लिखने का तरीका बताओ, क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हो गया 2√2। क्या इसका यूनिट वेक्टर लिखना आता है? ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना आता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यूनिट वेक्टर लिखना सीखो। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो 50 माइनस 100,
तो माइनस के 50 आई कैप और 100 माइनस 50 प्लस के 50 जे कैप। ये अभी यूनिट वेक्टर नहीं बना है, यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसका मैग्नीट्यूड आ जाता है 50√2। ये लो, ये आपका सी पार्ट है मेरे भाई, ये आपका सी पार्ट है। क्या सवाल समझ में आया? क्या बिल्कुल हलवा सवाल है मेरे भाई? क्लियर? दोबारा से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, दोबारा से करना है। जो क्वेश्चंस आपसे पहले अटेम्प्ट में नहीं होते हैं या जिनको समझने में तकलीफ होती है, प्लीज उन क्वेश्चंस को आप दोबारा से अटेम्प्ट किया करें, ठीक है? इसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डी पार्ट तो आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है? डी पार्ट तो बहुत आसान है, वो वापस से उसी के अलोंग वापस लौट के आ गया है, तो डी पार्ट तो आपसे हो ही गया होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्टूडेंट मेरे से O1 का 35 पूछ रहे हैं। बेटा O1 का 35 अगर तुम पूछ रहे हो तो ये बहुत शर्म की बात है। आप नोट्स पढ़ लिया करो बेटा, मैंने क्लास में इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को कराए हैं। कल उस दिन हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्सेलरेशन के अलोंग कैसे निकालना है, एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे के अलोंग कैसे निकालते हैं। कोई इनको बताएगा 35 कैसे सॉल्व होगा? बताओ बी का वो कंपोनेंट कैसे निकालोगे? मैंने फॉर्मूला याद रखने का तरीका बताया था। देखो ऊपर तो डॉट ही होगा, चाहे किसी का भी कंपोनेंट किसी के अलोंग निकाल लेना, लेकिन जिसके अलोंग निकाल रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए वेक्टर, ठीक? चलिए आगे बढ़े, बहुत आसान क्वेश्चन है। 34 बेटा मत पढ़ो यार, जो क्वेश्चन मेरे से 34 पूछ रहा है यहाँ पर। किसने बोला था तुम्हें आईआईटी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए? एज इट इज सेम क्वेश्चन क्या हम लोग क्लास नोट्स में नहीं कर चुके हैं? उस दिन आपको एक पी वेक्टर और क्यू वेक्टर वाला क्वेश्चन क्या मैंने आपको क्लास नोट्स में नहीं कराया था? चलिए आगे बढ़ते हैं। S1 में बेटा क्वेश्चन नंबर 16। जब तक इनको प्रसाद नहीं मिलता ना ये सुधरते नहीं है नालायक। S1 में क्वेश्चन नंबर 16 में किसी को डाउट? ओके 17 नहीं, 17 जैसा क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास नोट्स में हम कर चुके हैं। हमें यहाँ पर ए का कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, बी के पैरेलल और बी के परपेंडिकुलर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16 बता देता हूँ, आसान क्वेश्चन है। देखो आपको ये एल वेक्टर दिया हुआ है और अल्फा एल। एक बात बताओ मुझे, क्या तुम अल्फा एल वेक्टर लिख सकते हो? अल्फा एल वेक्टर, इसका मतलब है अल्फा का मल्टीप्लाई करना, तो इसको लिखेंगे 4 अल्फा आई कैप प्लस 5 अल्फा जे कैप प्लस 6 अल्फा के कैप। ये अल्फा एल वेक्टर आ गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैपिटल एल वेक्टर माइनस अल्फा एल। अगर वेक्टर कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखने हो तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना आता ही है। क्या करेंगे? एल वेक्टर की वैल्यू आपको ये दी हुई है, बताओ ये वैल्यू क्या बनेगी तुम्हारे सामने? 1 माइनस 4 अल्फा आई कैप। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है प्लस 2 माइनस 5 अल्फा जे कैप प्लस 3 माइनस 6 अल्फा के कैप। क्या क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अब क्या बोला गया? ये वेक्टर एल माइनस अल्फा एल वेक्टर एल के परपेंडिकुलर है। एल माइनस अल्फा एल कैपिटल एल के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये लिखूंगा एल वेक्टर माइनस अल्फा एल वेक्टर का डॉट किसके साथ? एल वेक्टर के साथ क्या कर दो? 0। क्या तुम्हें दो वेक्टर का डॉट करना आता है? कैपिटल एल वेक्टर आपको ये दिया हुआ है, डॉट करके 0 कर दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। क्लियर? चलिए अब देखिए मैं O2 के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। ये आपने O2 अगर सॉल्व करी हो तो ये क्वेश्चन आपको मिला होगा, ठीक है? देखें ध्यान से। देखो जो मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए मैं उसको करूंगा, आपके हिसाब से नहीं चलूंगा। आपको तो सारे क्वेश्चंस भी मैं बता दूंगा ना, तो भी आप लोगों से नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्या है ना, 10% लोग बिल्कुल चिंटू हैं जिनको पढ़ना लिखना ही नहीं होता, और उसके मैं आपको पीडीएफ में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता हूँ। शीट के सारे वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, आपकी ट्यूटोरियल क्लासेस होती हैं प्रॉपर्ली। उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग क्या मजाक लगा के रखे हुए हैं। देखो ध्यान से, पहले तो इस सिचुएशन को समझ लो। यहाँ पे ये क्या है ना, ये इस तरीके से कोन है, जैसे होता है ना, एक धागा लो और धागे में यहाँ पे एक पत्थर लटका दो और उसको इस तरीके से घुमाओ,
तो वो कुछ इस तरीके से घूमेगा मेरे भाई, इस तरीके से। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये जो रोप है वो इस तरीके से कोन फॉर्म कर रहा है, दिखाई दे रहा है? कोन फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है भाई? चलिए ठीक है। अब हमसे यहाँ पे बेटा ए पार्ट में क्या पूछा गया, आर डॉट वेक्टर क्या जीरो होगा? एक बात बताओ, तुम खुद देखो बेटा, यहाँ पर ये बेटा तुम्हारा आर वेक्टर है, ये तुम्हारा जेड वेक्टर है, और इन दो के बीच का मान लो ये एंगल थीटा है। इसको कोन की तरीके से फील करोगे तो समझ पाओगे, ये एंगल थीटा है। क्या ये थीटा तुम्हें 90 दिखाई दे रहा है क्या? आपको पता है दो वेक्टर्स का डॉट कब जीरो होता है, जल्दी बताओ? जब एंगल 90 होता है बेटा। जब एंगल क्या होता है? 90 होता है। क्या ये एंगल तुम्हें 90 दिखाई दे रहा है क्या? क्या ये थीटा तुम्हें एंगल 90 दिखाई दे रहा है क्या? कोन बना करके खुद सोचो, उस कोन का सेमी वर्टिकल एंगल है ये उस कोन का सेमी वर्टिकल एंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया। अब पूछा देखो आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। हाँ, ये हमेशा जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख खुद पा रहे होंगे कि जो पोजीशन वेक्टर है और वेलोसिटी वेक्टर है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, वो इस तरीके से घूम रहा है ना भाई। तो जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हमेशा इस सर्कल के टेंजेंट रहेगी। तो वेलोसिटी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो एंगल क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर? जेड डॉट बी इज ऑलवेज कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है, जेड और बी कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे बोला गया है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है और जेड वेक्टर है इनके बीच का जो एंगल है ये हमेशा कांस्टेंट है, और ये एंगल 90 डिग्री है। अगर आप इसका टॉप व्यू ऑब्जर्व करें तो आप ऐसे देख सकते हैं, देखिएगा एक सर्कल, ये देखो ये टॉप व्यू है। अगर आप ऊपर से देखेंगे इस टॉपिक को तो आपको क्या दिखाई देगा? एक पार्टिकल दिखाई देगा जो कि इस तरीके से मूव कर रहा होगा, वेलोसिटी उसकी भी होगी। और आपको पता है जो जेड वेक्टर होगा वो कौन सा वेक्टर होगा? वो वेक्टर होगा जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। समझ पा रहे हैं? इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। और अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो आपको समझ में आ रहा है कि आर वेक्टर डॉट जेड वेक्टर की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। इसका मतलब सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अब पूछा गया आर वेक्टर डॉट जेड वेक्टर इज ऑलवेज नॉन जीरो कांस्टेंट। यस, क्योंकि आपको पता है आर वेक्टर और बेटा जेड वेक्टर के बीच का जो ये एंगल है ये एंगल चेंज ही नहीं हो रहा, ये एंगल हमेशा थीटा रहेगा ना। अगर आप कोण बना करके देखें तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे एक ये लाइन देखिएगा, आपको पता है ये एंगल थीटा क्या हमेशा ही थीटा रहेगा? तो अगर ये हमेशा ही थीटा है और आर का मैग्नीट्यूड और जेड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है ये वैल्यू हमेशा नॉन जीरो कांस्टेंट रहेगी। तो आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया था। आपसे क्या पूछा गया था? इनकरेक्ट ऑप्शन। तो डेफिनेटली यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा? ए ही होगा। ठीक है बेटा, सी ऑप्शन अपना आप दिमाग लगाओ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जेड वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू जीरो होगी। देखो ध्यान से, जेड वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि जेड वो वेक्टर है जो कि इस सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? तो जेड वेक्टर परपेंडिकुलर है और वी वेक्टर प्लेन में, तो दो वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं उनके बीच का एंगल कितना होता है? जीरो। उनके बीच का एंगल कितना होता है? जीरो। तो आर वेक्टर डॉट सॉरी जेड वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्लियर? चलिए, इट वाज द क्वेश्चन नंबर 15। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये भी आपका O2 का क्वेश्चन है। आई होप कि ये आपसे सॉल्व हो गया होगा। बस आपको यहाँ पे इस बात का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपसे ये पूछा गया है ना, ये पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसको क्या लिखते हैं? ये लिख लेना कॉपी में, ये कभी कभी काम आएगा आगे। अगर आपसे सवाल में ये बोला जाए पोजीशन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो इसका मतलब मेरे भाई क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है द पोजीशन ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। क्लियर? पोजीशन ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो आपको सी के पोजीशन वेक्टर में से ए को सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो आप सी का पोजीशन वेक्टर निकाल लें और ए का पोजीशन वेक्टर निकालें।
एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालें, क्या इनको बता दिया जाए ये सवाल? क्यों भाई, क्या इनका डाउट क्लियर कर दिया जाए क्या कि सी के पोजीशन वेक्टर कैसे निकालें? चलिए कर देते हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, जिन लोगों से हो गया वो लोग भी। क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है कि जो ए है वो 20√3 है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट फ्रॉम द फ्रंट बी। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा कि जो ए है, ए वो यहां कहीं पर है और नॉर्थ ऑफ ईस्ट में 30 डिग्री पर है। मतलब हम अगर ईस्ट एक्स एक्सिस के अलोंग कंसिडर करें तो ईस्ट से बेटा वो 30 डिग्री के एंगल पर है, ईस्ट से बेटा वो 30 डिग्री के एंगल पर है। क्लियर? अब देखें, एनोदर बॉय सी स्टैंडिंग समवेयर ईस्ट ऑफ बी। हम जो भी डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं वो बी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? बी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे देख करके समझ में आ रहा है कि ये कहां पर है, ईस्ट पोजीशन पर है, इधर कहीं होगा। और इस तरीके से है कि उसको ए की तरफ मूव करने के लिए 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट चलना पड़ता है। ये दिया हुआ है, ये करना पड़ेगा। लैंग्वेज को पढ़े, अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैंने बी को ओरिजिन क्यों कंसिडर किया है। ठीक है, क्योंकि जो भी डिस्टेंसेस दिए हुए हैं वो विद रेस्पेक्ट टू बी दिए हुए हैं। तो जिसके रेस्पेक्ट में डिस्टेंसेस दिए होते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम उसी को ओरिजिन कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे ए और सी की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू बी दी हुई है, इसलिए मैं बी को ओरिजिन पे कंसिडर कर लिया, और कोई लॉजिक नहीं है। क्लियर? यहाँ पर ये 20√3 है। क्या तुम ए के पोजीशन वेक्टर लिख पाओगे? क्या मेरे दोस्त तुम ए का पोजीशन वेक्टर लिख पाओगे? बताओ एक्स कंपोनेंट। अब तो कंपोनेंट करना सीख गए होगे गरीबों। 20√3 cos 30 i कैप प्लस 20√3 sin 30 j कैप। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो बताओ ये वैल्यू क्या आ रही है? 30 i कैप प्लस 10√3 j कैप। तो आपको यहां से देख करके एक बात समझ में आ चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये ए है, अगर मैं इस पॉइंट ए से ये वाला डिस्टेंस पूछूं, ये वाला डिस्टेंस, क्या आप ये वाला डिस्टेंस बता पाएंगे? ये वाला डिस्टेंस आपका कितना होगा? 10√3। और ये वाला डिस्टेंस मेरे भाई कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस 30। इतना तो समझ आ गया होगा, क्योंकि देखो एक्स कंपोनेंट आ रहा है 30 और वाई कंपोनेंट कितना आ रहा है? ए का 10√3। इसका मतलब एक्स के अलोंग 30 चलना पड़ेगा, वाई के अलोंग इतना चलना। लेकिन सी का कैसे निकालना है? क्या तुम्हें ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? क्या मेरे भाई तुम्हें ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? अगर तुम्हें ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है और मैं तुमसे ये वाली वैल्यू पूछूं, क्या तुम ये वाली वैल्यू निकाल पाओगे? मान लो ये वाली जो वैल्यू है मेरे दोस्त, ये वाली वैल्यू तुम्हें ए दी हुई है। कितनी दी हुई है मेरे दोस्त? ए दी हुई है। क्या तुम ए की वैल्यू निकाल सकते हो? तुम देखो ध्यान से, यहाँ पे तुम क्या लिखोगे? 1060 इक्वल टू परपेंडिकुलर लेंथ जो कि 10√3 है अपॉन ए, और 1060 की वैल्यू √3 होती है, तो ए की वैल्यू 10 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। अब तो गरीबों हो गया होगा, ये टोटल डिस्टेंस तुम्हें 30 दिखाई दे रहा है। क्या ये टोटल डिस्टेंस 30 है? और ए की वैल्यू 10 आ गई। तो एक बात बताओ, सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? देखना ध्यान से, ये एक्स कोऑर्डिनेट आपका कितना हो जाएगा? सोचो सोचो, आराम से सोचो। 20 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 20। तो यहाँ पे तुम्हें देख के समझ में आ गया कि अगर आपको सी का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो सी का पोजीशन वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं? 20 i कैप। क्या आप इसके आगे सवाल कर पाएंगे आप? इंपॉर्टेंट बात ये है, इस क्वेश्चन से हमें सीखने को क्या मिला? अगर आपसे पोजीशन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए बोला जा रहा है तो सी विद रेस्पेक्ट टू ए लिखने का मतलब है जो पहले आ रहा है उसके पोजीशन वेक्टर में से जो बाद में आ रहा है उसके पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दो। उसके पोजीशन वेक्टर को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपके लिए क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हम लोग डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट से। ये क्वेश्चन वैसे तो आपका H2 का है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप फटाफट सॉल्व करें, ठीक है। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपको अदर क्वेश्चंस में जो भी डाउट्स हैं वो आप अपने ट्यूटोरियल क्लासेस में या आप ई-सॉल्यूशन ऐप पे पूछ लीजिएगा। मैंने यहाँ पर O2 के सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए, जो मुझे लगा कि करना चाहिए मैंने सिर्फ पर्टिकुलर उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस किया, ठीक है।
फटाफट से ये आपका क्लास नोट्स में नोट करें, क्वेश्चन सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, डिस्कशन कंप्लीट हो गया। मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन देता जा रहा हूँ। देखो थ्योरेटिकल पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, बस अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ें, क्या लिखा हुआ है। आपको बोला गया है कि आपके पास दो फोर्स वेक्टर हैं, एक फोर्स वेक्टर F1 है और दूसरा फोर्स वेक्टर F2 है, ठीक। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है, 80√3। इनका रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है, 80√3। अब आपसे ये बोला गया है कि देखो यार F1 की वैल्यू भी नहीं पता, F2 की वैल्यू भी नहीं पता। इवन F1 का कम से कम डायरेक्शन तो पता है कि वो y एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन F2 का ना मैग्नीट्यूड पता है ना डायरेक्शन पता है। मतलब F2 वेक्टर के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमें यह बोला गया है कि जो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर है ना, उसका रिजल्टेंट 80√3 है। उसका रिजल्टेंट कितना है, 80√3। देखिएगा मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूं। ये रहा आपका F1 वेक्टर और ये जो है ये है आपका F2 वेक्टर। आपको पता है इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट इधर आ रहा है, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है अलोंग द y एक्सिस। और ये रिजल्टेंट क्या है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है मेरे भाई, 80√3। मैग्नीट्यूड कितना है मेरे भाई, 80√3, और ये एंगल 30 दिया हुआ। अब देखना सवाल बहुत आसान है, एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। तुम्हें पता है इस वेक्टर को तुम शिफ्ट तो कर ही सकते हो, इस वेक्टर को तुम शिफ्ट कर सकते हो। अब देखना जरा ध्यान से, मैं तुमसे कहूं कि देखो अब ये मैथ्स का सवाल है मेरे भाई, समझ में आए तो बढ़िया, नहीं आए तो आराम से दिमाग चलाना। देखो ये मैंने एक वेक्टर बना दिया F1 प्लस F2 अलोंग द y एक्सिस। मुझे पता है कि दूसरा वेक्टर जो है वो इस लाइन के अलोंग है, दूसरा वेक्टर जो है बेटा वो इस लाइन के अलोंग है। तुम्हें पता है कि जो F2 वेक्टर होगा, क्या मैं इस F2 वेक्टर को आगे शिफ्ट कर सकता हूँ? एक बात बताओ, अगर ये एक पॉइंट है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इस पॉइंट से इस लाइन पर अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करना चाहूं और उस वेक्टर की लेंथ मिनिमम हो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया मिनिमम मैग्नीट्यूड, तो एक पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ता है? क्या वो परपेंडिकुलर होना चाहिए? क्या वो परपेंडिकुलर होना चाहिए? मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, कि मैंने यहां से इस पॉइंट से इस लाइन पर एक वेक्टर ड्रॉ करूं और वो वेक्टर कुछ इस तरीके से बनना चाहिए कि इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो जाए। क्वेश्चन खत्म। ये आपका F2, ये आपका हो गया क्या बेटा, F1। इतने को कर दो सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन खत्म। समझ में नहीं आया होगा, फोकस करें। आपको अब खुद दिखाई दे रहा है कि देखो बेटा ये F1 वेक्टर है और ये F2 वेक्टर है। F2 वेक्टर अगर मिनिमम है तो यहाँ पर F1 और F2 के बीच का एंगल 90 होगा। F1 और F2 के बीच का एंगल 90 होगा। क्या ये बात क्लियर है? अब देखो ये एंगल 90 तो आपको दिखाई दे रहा है, ये एंगल कितना हो गया, 30। ये वैल्यू आपको दी हुई है 80√3। अब ये हलवा सवाल है, अब ये हलवा सवाल है आपके लिए। आप खुद जानते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको एंगल पता हो और एक साइड पता हो तो क्या आप F1 और F2 की वैल्यू निकाल पाओगे मेरे भाई? क्या तुम F1 और F2 की वैल्यू निकाल पाओगे? बताओ यहाँ पे sin 30 की वैल्यू क्या लिखोगे? sin 30 एक राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लिखोगे मेरे भाई? sin 30 होगा परपेंडिकुलर, जो कि कितना है, F2 डिवाइडेड बाय 80√3। क्लियर? यहां से आपके पास F2 की वैल्यू आ जाएगी। क्या इसी तरीके से आप F1 की वैल्यू निकाल सकते हो? cos 30 बराबर F1 अपॉन 80√3। दोबारा बता रहा हूं, फिर से सुनिएगा, सवाल को पढ़िएगा, दिमाग चलाइएगा। ये दिमाग के जो नट बोल्ट ना ये ढीले हो गए हैं, रिंच से इनको थोड़ा टाइट करो मेरे भाई, टाइट करो, ठीक है। IIT की तैयारी कर लो। मैंने कहा यहाँ क्वेश्चन में बोला गया था कि F2 का मिनिमम मैग्नीट्यूड है, F2 का मिनिमम मैग्नीट्यूड है। ये बात आपको पता है कि F1 वेक्टर इस लाइन के अलोंग होगा।
मैं आपसे ये बोलूं कि इस पॉइंट से, सुन लेना, इस पॉइंट से इस लाइन पर एक वेक्टर ड्रॉ करो और उस वेक्टर की लेंथ मिनिमम हो, तो तुम बहुत सारे वेक्टर बना सकते हो। ये रहा सर, ये रहा सर, ये रहा सर, ये रहा सर, ये रहा सर। क्या तुम बहुत सारे वेक्टर बना सकते हो? इन सभी वेक्टर में से सबसे कम लेंथ किसकी हो? सबसे कम लेंथ किसकी होगी? उसकी लेंथ सबसे कम होगी जो परपेंडिकुलर होगा। इस सवाल को सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, वो मैं आपको तब सिखाऊंगा जब मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा दूंगा और मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं वो सिखा दूंगा। अभी ये हमने ऑब्जर्वेशन से मैथमेटिकली देख लिया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ रहा है, सॉल्व करें फटाफट। पुलकित बेटा अभी जो सिखा रहा हूं उसको सीख लो, है ना? वो भी सिखा दूंगा, सब सिखाऊंगा, पेशेंस तो रखो। जो मैं बोलता हूं उसको ध्यान से सुनो। तुम्हारी बात से एकदम से मुझे एक बात याद आ गई बेटा, एक वाक्य सुनोगे, एक किस्सा सुनोगे तुम लोग, जब तक ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो, ठीक है? 2 को सॉल्व करने के बाद 3 सॉल्व करो। क्या एक वाक्य सुनना चाहोगे भाई? एक कहानी सुनना चाहोगे तुम लोग? जरा सुनना। जैसे अभी पुलकित ने मुझसे सवाल पूछा तो एकदम से वो कहानी मुझे याद आ गई कि सर ये कब पढ़ाओगे, सर ये क्यों नहीं पढ़ाया, सर इसका मतलब क्या होता है। ऐसे मेरे पास लोग लगभग चैट में यही चीजें टाइप करते रहते हैं। तुम्हें पता है तुम्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत कौन करता है? तुम्हें सबसे ज्यादा जो प्यार है वो कौन करता है? तुम्हारी माँ, है ना? माँ से ज्यादा इस दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता, इस बात को याद रखना। जो माँ का प्यार है ना वो एक अलग ही होता है, ठीक है? मतलब जो पेरेंट्स हैं आपके, मतलब माँ बाप, वो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, है ना? तो जब एक बच्चा बहुत छोटा होता है, मान लो वो बच्चा 2 साल का है, ये कहानी मुझे भी बताई गई थी, मैं आपको सुना रहा हूँ, सुन लेना, ठीक है? एक बच्चा जब 2 साल का होता है और एक उसका बड़ा भाई है जो 12 साल का, मतलब 2 है, एक 2 साल का और एक 12 साल का। तो 2 साल के बच्चे को उसकी माँ जो है ना, वो बहुत बेसिक बेसिक चीजें खिलाती है। मतलब उसको दूध पिलाएगी उसकी माँ, उसको सेरेलैक का पाउडर वगैरह देगी, ठीक है? और बहुत ऐसी स्मूथ स्मूथ चीजें देती है। और जो 12 साल का बच्चा है भाई साहब, वो ड्राई फ्रूट्स खाता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है भाई, पिज्जा खाता है, बर्गर खाता है, मस्त रहता है। और क्या बोलते हैं, एकदम चिल काटता है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कभी आइसक्रीम खा रहा है, अलग अलग फ्लेवर खा रहा है। ये जो 2 साल का बच्चा होता है ये उसकी तरफ देखता है, उसका भी खाने का मन करता है, लेकिन माँ उसको खाने से मना करती है, माँ उसको नहीं देती, माँ उसको आइसक्रीम नहीं खिलाती, माँ उसको कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाती, माँ उसको ड्राई फ्रूट्स नहीं देती है। क्यों? क्या माँ उस अपने बच्चे से प्यार नहीं करती है क्या? क्या माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती है क्या मेरे भाई? हाँ? क्या वो 2 साल के बच्चे से प्यार करती है या नहीं करती है? करती है। तो फिर क्यों नहीं खिलाती? वो कहती है कि बेटा अभी तू तैयार नहीं है, अभी तू इतना मजबूत नहीं हुआ कि तू आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक इन सभी चीजों को डाइजेस्ट कर पाएगा। जब तू बड़ा हो जाएगा, जब तू बड़ा हो जाएगा, जब मुझे लगने लगेगा कि हाँ अब तू इस काबिल बन गया है, तो बेटा उस दिन तुझे बादाम भी खिलाऊंगी, साथ में पिस्ते भी मिलेंगे, और जौन सी आइसक्रीम खानी होगी वो आइसक्रीम भी मिलेगी तुझे, लेकिन बेटा आज नहीं खिला सकती। इस कहानी को क्यों सुनाया गया? क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये माँ, ये बच्चा, ये कहानी वेक्टर्स के बीच में कैसे आ गई, इस क्वेश्चन से इसका क्या लेना देना? ये आपको कहानी क्यों बताई गई, क्या ये समझ में आ रही है? ये कहानी इसलिए बताई गई क्योंकि तुम्हें ये बात समझ में आए कि माँ को पता है कि कब कौन सी चीज देनी है। मुझे यहाँ पर पता है कि कब कितनी चीजें तुम्हें बतानी है। जिस दिन मुझे लगने लग जाएगा कि हाँ अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें लगभग बेसिक फिजिक्स के फंडामेंटल मैंने सारे सिखा दिए हैं, उस दिन मैं तुम्हें खुला छोड़ दूंगा कि जाओ जो कर सकते हो करो। लेकिन अभी मैं तुम्हें रोक करके रखूंगा मेरे दोस्त। मैं भी चाहता हूं कि तुम भी इरोड़ों के क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम भी बड़ी बड़ी किताबों का नाम लो, लेकिन अभी नहीं चाहता मैं। क्योंकि अगर मैंने अभी तुम्हारे साथ ऐसा किया तो बेटा उसमें तुम्हारा नुकसान होगा।
अगर 2 साल के बच्चे को उसकी माँ उसे अगर 2 साल के बच्चे को कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक पिलाने लग जाए और आइसक्रीम खिलाने लग जाए तो उसकी माँ को भी पता है कि उस बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी। तो बिल्कुल वही हालत अभी तुम्हारी है मेरे दोस्त। तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें अभी वेक्टर सीख रहे हो, अभी कुछ नहीं आता। अभी पहले फंडामेंटल चीजें तो सीख ले, उसके बाद मस्त होकर के काजू पिस्ते बादाम XYZ जो खाना हो उस खाना मैं खुला छोड़ दूंगा, मैं किसी को किसी के लिए मना नहीं करूंगा। लेकिन अभी मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा, तुम्हें हर दिन गाइड करना पड़ेगा, तुम्हें हर दिन मुझे समझाना पड़ेगा, नहीं रोक रोक, गलत कर रहा है तू, ऐसे मत कर मत कर, इसका बुरा मत मान, इसका बुरा मत मानना। तुमसे मोहब्बत है मुझे, मैं चाहता हूं कि यहाँ मेरी क्लास में पढ़ने वाला हर एक बच्चा IIT में टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन हो। तुम्हारी लाइफ का मकसद क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी लाइफ का जो मोटिव है ना वो बहुत क्लियर है। मैं बहुत कंसर्न हूँ एक एक स्टूडेंट को लेकर के, तुम हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो तुम सभी लोग। क्योंकि मैं अगर यहाँ बैठा हुआ हूं तो मैं इसी मोटो से बैठा हुआ हूं कि यहाँ पर बैठा हुआ हर एक बच्चा जिसको मैं जो भी फिजिक्स पढ़ाऊं उसको वो समझे। इस बात को याद रखना बेटा, तुम्हें सब कुछ मिलेगा लेकिन थोड़ा सब्र रखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर है वो 6 आ रहा है मेरा, x = 6, x = 6 और इसका 2 4 6 से ज्यादा जो भी होगा वो आंसर नहीं होगा, मतलब 8 नहीं होगा। क्वेश्चन इसका आंसर जो आ रहा है मेरा वो आगरा आ रहा है, बॉम्बे आ रहा है और दिल्ली आ रहा है। मतलब ये जो आंसर है ना इसका आंसर क्या है, A B और D, A B और D। क्या क्लियर है? नहीं है? चलो देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं, ठीक है। 5 मिनट और लूंगा, ठीक है। यहां पर अगर B वेक्टर माइनस A वेक्टर की वैल्यू आपसे पूछेगी तो B वेक्टर माइनस A वेक्टर की वैल्यू क्या लिखोगे मेरे दोस्त? क्या B माइनस A आपको करना आता है? क्या B माइनस A करना आता है आपको? B माइनस A करोगे तो क्या लिखोगे, 8 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 4 k कैप। आपसे बोला गया कि आपको एक ऐसा वेक्टर बनाना है, क्वेश्चन को ध्यान से सुने, एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ B माइनस A वेक्टर, सॉरी मैग्नीट्यूड निकालना है इस वेक्टर का इसके अलोंग। मान लो इसको मैं नया वेक्टर बोल देता हूं, इसको C वेक्टर बोल देता हूं। क्या तुम C वेक्टर का A के अलोंग कंपोनेंट निकालना जानते हो? क्या तुम C का A के अलोंग कंपोनेंट निकालना जानते हो? यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मतलब सिर्फ आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। और मैग्नीट्यूड को हम लिखते हैं इस तरीके से, C cos थीटा, और C cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ, C cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, A वेक्टर डॉट C वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A, A वेक्टर डॉट C वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है मेरे दोस्त? क्या A डॉट C करना आता है? A वेक्टर डॉट C करो, बताओ वैल्यू क्या आ रही है, 2 × 8 16 प्लस 4 × प्लस 4 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A। मैग्नीट्यूड ऑफ A कितना आ रहा है, √6। तो यहां पर ये वैल्यू आपके सामने आ जाती है 24/√6, 24/√6। इसी को सिंप्लीफाई करना है, इसको 4√x के टर्म्स में लिख लो, आंसर आ जाएगा। मेरा तो आंसर आ गया, तुम्हारा आ रहा है या नहीं आ रहा पता नहीं। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर आपने यहाँ पे ये क्यों किया, C cos थीटा। क्या कोई बताएगा ये C cos थीटा क्या है? मतलब ये क्वेश्चन वही है जो आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। आपको इस वेक्टर का A के अलोंग कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, B माइनस A का इसके अलोंग कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो ये बात मैंने आप लोगों को सिखाई थी, याद करो, कि एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे के अलोंग कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैं बोल सकता हूं वो वैल्यू क्या होगी, अगर B माइनस A वेक्टर और A वेक्टर के बीच का एंगल अगर बेटा थीटा है तो उसके अलोंग वाला कंपोनेंट C cos थीटा होगा। एक बार नोट्स को खोल के देखना, यहीं से मैंने पढ़ाना शुरू किया था या नहीं किया था मेरे भाई? तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मेरा तो आंसर आ ही नहीं रहा, आप बताओ कैसे आएगा। क्या आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं? इसको बराबर कर दो 4√x के, अपने आप आ जाएगा मेरे गरीबों। इसको बराबर कर दो 4√x के और इसको यहाँ से सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास अपने आप वैल्यू आ जाएगी। देख के समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? यहाँ से ये 4 से ये कट जाएगा 6 और 6/√6। तो यहाँ पे
रूट एक्स। क्लियर? आगे बढ़ू? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैंने x की वैल्यू पूछी थी क्या? ठीक है, तो x की वैल्यू तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 36 हो जाएगी, क्योंकि रूट x की वैल्यू 6 है। बिल्कुल, x की वैल्यू 6 नहीं होगी यहाँ पर, रूट x की वैल्यू 6 हो जाएगी। एग्जैक्टली राइट, रूट x इज 6। हाँ, आंसर आपका मैंने गलत लिख दिया, आंसर आपका यहाँ पे 6 नहीं होगा, x की वैल्यू तो 36 हो जाएगी। क्या सही लिखा है क्या? नहीं, अरे यार नालायक को, ये भी रूट x है, ये भी तो रूट x है गधो। क्या करते हो यार तुम लोग? अब इधर भी तो रूट x ही आएगा, x 6 ही आ रहा है, 6 इज द करेक्ट आंसर। रूट x बराबर रूट 6 है, कुछ भी लिखते हैं नालायक। ये तो बहुत ही आसान है, ये सवाल तो आपके लिए बहुत ही आसान है। ये तो आपको मैंने बताया था, ए वेक्टर का सम 2 है, बी वेक्टर का सम 4 है, और इन तीनों का सम 0 हो रहा है। तीनों का सम 0 होने का मतलब है ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, क्लोज लूप। क्या हम ऐसे सवाल कर चुके हैं? इस क्लोज लूप फॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए? जो सी का मैग्नीट्यूड है, जो सी का मैग्नीट्यूड है, हम यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सी का जो मैग्नीट्यूड है, सी वेक्टर का, उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू ए प्लस बी होनी चाहिए। और ए प्लस बी का मतलब कितना? 6। क्या ये याद आ रहा है? और ग्रेटर देन और इक्वल टू कितनी होनी चाहिए? 4 - 2। ये आएगा आंसर। इस तरीके के सवाल हमने पहले भी किए थे, अभी बस प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको। जो सी का मैग्नीट्यूड है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी के मॉड के बीच में लाई करेगा। क्या ये बात याद है तुम्हें? क्या ये बात याद है बेटा तुम्हें? तो जो भी आंसर 6 और 2 के बीच में, वो सारे होंगे या नहीं होंगे? एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ये कैसे होगा? अबे नालायक, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा गधे कि 6 और 2 के बीच में 4 भी आता है? 6 और 2 के बीच में 4 भी आता है। चलो अगला क्वेश्चन, जल्दी से। एक क्वेश्चन और करोगे क्या मेरे भाई? अबे वेक्टर समेशन 0 है नालायक, तीनों का सम 0 नहीं है। वेक्टर समेशन 0 है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। कैसे गरीब लोग हैं, वेक्टर खत्म हो गया, इनको अभी तक यही समझ में नहीं आया। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का सम 0 है। क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट बताएं। हाँ मुझे पता है बेटा, नमन नेक्स्ट क्लास है, आई ऑल्सो टेक केयर अबाउट इट। ठीक है, डोंट गेट पैनिक, मुझे आपसे ज्यादा फिक्र है इस बात की। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले कर चुके हो तुम। बताओ, यहाँ पे F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है और इनके बीच का एंगल है 1.8 डिग्री। मैग्नीट्यूड निकालना है F1 माइनस F2 का। क्या सॉल्व करना आता है तुम्हें? देखते क्लिक कर जाना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे? 2F साइन थीटा बाई 2। अगर थीटा बहुत स्मॉल है, अगर थीटा बहुत, लेकिन याद रखना यहाँ पे थीटा 1.8 डिग्री दिया हुआ है मेरे भाई, 1.8 डिग्री दिया हुआ है। तो देखो पहले तो यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, 2 इंटू एफ, एफ की वैल्यू कितनी है? 10√10 साइन 1.8 डिग्री बाई 2, 1.8 अपॉन 0.9। लेकिन ये डिग्री है, क्या तुम्हें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आता है? मैंने बताया था साइन थीटा बराबर थीटा तभी लिखते हैं जब थीटा रेडियन में हो। थीटा किस में हो? रेडियन में। क्या तुम्हें 0.9 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आता है मेरे भाई? बताओ कैसे लिखोगे? भूल गए होगे अब तो। पाई अपॉन 180 इंटू 0.9, पाई अपॉन 180 इंटू 0.9। क्या कुछ याद आ रहा है? तो यहां से वैल्यू क्या आ जाती है मेरे दोस्त? पाई बाई 200। पाई बाई 200 मतलब इस 0.9 डिग्री को क्या मैं पाई बाई 200 लिख दूं तो कोई तकलीफ? साइन थीटा बराबर थीटा होता है, साइन थीटा बराबर थीटा होता है। तो देखना ध्यान से, यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी आपकी?
ये है 20 इंटू √10 इंटू π/200। क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है कि पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 है, तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या मैं इस पाई को, ध्यान से देखना, क्या इस पाई को मैं √10 लिख सकता हूं? देखो आपके सामने इसका आंसर बना रहा है, आपके सामने मेरे बेटे इसका आंसर बना रहा है। ओह, चिंटू भैया हमसे सवाल पूछ रहे हैं, चिंटू भैया हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि भैया ये 0.9 कैसे आया, ये 0.9 कैसे आया? कोई इनको बताएगा मेरे भाई? इनको कोई बताएगा क्या? अभी तो क्लाइमैक्स बाकी है मेरे दोस्त, कोई इनको बताएगा ये 0.9 कैसे आया? अरे नालायक गधे, इसके आगे डैश डैश डैश, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि ये जो थीटा है ये तेरे को 101.8 डिग्री दिया हुआ है मेरे दोस्त। और अगर ये 1.8 डिग्री है तो 1.8 का जब तू आधा करेगा तो 0.9 हो जाएगा, और 0.9 डिग्री को रेडियन में तू π/200 लिख सकता है। साइन थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो मेरे दोस्त। बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, खुद से सोच लेना। इसके दो आंसर आ रहे हैं, एक बॉम्बे आएगा और एक दिल्ली आएगा। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर जो आपने थोड़ी देर पहले वो डैश डैश बोला था वो क्या है? वो तो फिल इन द ब्लैंक्स है, तुम्हें अपने आप भरना है बेटा, है ना? घर से भर के लाना, नेक्स्ट क्लास का तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है? नाइस। तो चलिए भाई लोगों, मीटिंग को फिर ओवर किया जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। फोड़ के आना है, फूट के नहीं आना है, बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है? फोड़ के आना है, फूट के नहीं आना है। क्लियर? बढ़िया, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देना, भले कम क्वेश्चंस बनाना लेकिन जितने भी बनाना सही बनाने की कोशिश करना। ओके, टेक केयर, मस्त रहो। सैटरडे को पार्टी नहीं होगी भाई, पार्टी नहीं होगी, टेस्ट की प्रिपरेशन होगी। बेइज्जती मत करा देना मेरी। देखो तुम्हारी इज्जत है या नहीं है, लेकिन मेरी बहुत इज्जत है भाई। और अगर आपसे किसी ने पूछ लिया फिजिक्स किससे पढ़ते हो और तुमने मेरा नाम ले दिया तो उनको लगेगा कि तुम्हारी तो फिजिक्स बहुत धुरंधर होगी, और तुम अगर अच्छा नहीं करोगे तो मेरी इंसल्ट है बेटा, मेरी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, याद रखना इस बात का, ठीक है? तो चलिए, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई है। स्टूडेंट बोल रहे हैं सर आप अपना फोन नंबर दे दीजिए। यार देखो, फोन नंबर दे तो दूं, लेकिन क्या है तुम लोग यार परेशान बहुत करते हो, और मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, मेरी पूरे दिन में 5 क्लासेस होती हैं, और फिर तुम छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे मैसेज करते हो। मुझसे प्रॉमिस करो कि मुझे परेशान नहीं करोगे। हाँ, जब तुम्हें सच में बहुत ज्यादा नीड है, जब तुम बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहे हो, जब तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इन दैट सिचुएशन यू कैन ड्रॉप योर मैसेज ऑन द व्हाट्सएप। बोलो प्रॉमिस करते हो तो मैं दे दूं, ठीक है? टेलीग्राम का यूज कर लिया करना वैसे, ठीक है? टेलीग्राम पर मैं जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन प्लीज ज्यादा मैसेज मत करना। और हाँ प्लीज यार, एक बात, एक्चुअली क्या ना, मैंने अब नंबर देना इसलिए बंद कर दिया ज्यादातर स्टूडेंट्स को, क्योंकि मुझे याद है कि क्या करते हैं स्टूडेंट लोग कि सर रात को फोन कर देंगे 12 बजे कि सर सो रहे थे क्या? मैंने कहा ना भाई, 12 बजे हम नागिन डांस कर रहे हैं सड़क पे खड़े होके, आजा तू भी डांस कर ले। मतलब ऐसे ऐसे तो यार सवाल करते हैं और परेशान बहुत करते हैं, ठीक है? तो प्लीज, मतलब मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, लेकिन डोंट मिस यूज दिस नंबर। अगर आप मिस यूज करेंगे देन आई विल ब्लॉक यू। 7615014008, ठीक है? चलिए, मीटिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है, मैथ्स की क्लास, अगले 5 मिनट में। तो फिर मुलाकात होगी। इस बार मुलाकात कब होगी भाई? मंडे को होगी। तब तक टेस्ट दीजिए, सैंपल पेपर में जो भी डाउट्स आते हैं आपकी सॉल्यूशन ऐप पर उन्हें पूछ सकते हैं, और प्लीज तैयारी अच्छे से करिएगा। ओके, टेक केयर।
एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ऑफलाइन कब शुरू होगा? जैसे ही गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ जाएंगी उसके बाद बेटा ऑफलाइन शुरू हो जाएगा, ठीक है। वी आर आल्सो वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। अभी गवर्नमेंट ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ओपन करने के लिए परमिशन नहीं दी है, तो वी आर आल्सो वेटिंग फॉर इट। लेकिन होपफुली आपको जल्दी से जल्दी एक पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिलेगी कि आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हों। लेकिन वी आर आल्सो वेटिंग, वी आर नॉट प्रेडिक्ट, वी कांट प्रेडिक्ट सिंपली। आज होमवर्क रहेगा, बिल्कुल रहेगा, होमवर्क हर दिन मिलेगा।